अरे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बट आज हम लोग कुछ जनरल बात करेंगे। आज के वीडियो में क्या बात करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को कि उन्हें फॉर्मूला भी आता है, उन्हें उस सवाल का कंसेप्ट भी मालूम है, उसके बाद भी वो गलत आंसर पिक कर देते हैं या वो गलत आंसर निकाल देते हैं। तो जो छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, मतलब कि जो भी सवाल है उसको सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जो भी मैंने दिया है कि मैंने IIT JEE भी दिया है, तो मैंने न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो जो सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए और उसी को मैं शेयर करने वाला हूँ। चाहे आप 9-10 के बच्चे हों या 11-12 के बच्चे हों या आप JEE मेंस तैयार करो, ये वीडियो सभी के लिए है। तो इसमें हम लोग जनरल एक तरीका बात करेंगे कि कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, और किन बातों का हमको बैक ऑफ माइंड उसको ध्यान रखना है, ताकि जिससे कि आपको जो आता है एटलीस्ट आपको आउटपुट आए। कभी कभी होता है आपको सवाल आ रहा है फिर भी गलती हो जा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां कैसे बचना है, ये इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई सवाल आता है तो सवाल में क्या है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। जब भी कोई सवाल है तो उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो मैं आपको तीन रूल बता रहा हूँ, या तीन आप समझ लो कि तीन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और यही मेन इसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन तीन चीज़ों को दिमाग में रखना है। तो पहला चीज़ क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उसको पहले अच्छे से रीड करें। और रीड करने का मतलब ये नहीं, आप देखिए कि उसमें जो डेटा दिया हुआ है कि डेटा में जो यूनिट्स है वो क्या है, मीटर में दिया हुआ है या सेंटीमीटर है, केजी है, क्या है, जो यूनिट्स है वो एसआई में है या एसआई में नहीं है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है। पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा चीज़ है कि जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते समय आपको गलती नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन आप फ्री माइंड से करें और कैलकुलेशन को सिंपल, गंदा नहीं, सिंपल में और सही सही लिखें। दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन आपको सही से करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। कई बार आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको इक्वेशन आ गया और आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, बट आपसे क्वेश्चन में एक्स नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में x² पूछ लिया या 2x की वैल्यू पूछ लिया। तो आपको ये देखना है कि आखिर उसमें पूछा क्या गया है, ये लास्ट पॉइंट है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको देखना है कि आखिर रीड करना है क्वेश्चन को। पहला पॉइंट क्या है कि आपको रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे से। और रीड करते समय क्या है कि आपको देखना है कि यूनिट्स वगैरह कैसा दिया हुआ है, जो भी डेटा है। दूसरा चीज़ है कि आपको कैलकुलेशन सही से करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन आपको सही से करना है और आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं। क्योंकि सवाल में आप एक सही तरीका से जब अप्रोच करेंगे तो आपका टाइम बचता है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, बता रहा हूँ। वो जो तीसरे पॉइंट है कि हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये पता होना चाहिए। कि कई बार बच्चे जो सॉल्व करते क्वेश्चन आया उसमें एक्स जो आ गया वही आंसर मार देते, लेकिन एक्स आंसर नहीं होगा। मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा पहले देखना है। एक्स पूछा है तब एक्स होगा, या x² पूछा है 2x, क्या पूछा है उसके हिसाब से देखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक सवाल लेता हूँ जो आपका इलेक्ट्रिक चैप्टर है, उसी चैप्टर से एक सवाल अभी लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो मैं अभी दो सवाल लेने वाला हूँ, उसके थ्रू से जो हमने सीखा है ये 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट को आपको बैक ऑफ माइंड रखना है। क्या है? बैक ऑफ माइंड। और धीरे धीरे आपको ये हैबिट हो जाएगा कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। स्टार्टिंग उससे नहीं आया, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो आ जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक मैं इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल लेके कि कैसे आपको ध्यान रखना है इसको। तो मैं अभी एक रेजिस्टेंस का एक सवाल लेता हूँ जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। तो आइए बच्चों, जो हमने अभी सीखा है उसी को लगाते हैं। यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है जो कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। ए सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग डायमीटर 1 mm। एक सिल्वर वायर है, इसका डायमीटर 1 mm है।
तो लेंथ वायर का 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज यहाँ पे 1.6 है। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. If R is the resistance of given silver wire, find the value of 5R. तो हमसे एक्चुअली पूछा क्या गया है, पहला चीज क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें यूनिट्स वगैरह ठीक से देखना है। तो यूनिट्स क्या देखिए, मेरे सेंटीमीटर में है, ये एसआई में नहीं है, 1 mm है, ये भी एसआई में नहीं है, और प्लस ये एसआई में ओम मीटर है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, वो मेरे को निकालना क्या है 5R। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फॉर्मूला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि रेजिस्टेंस को रो एल बाई रो रेजिस्टिविटी, इससे रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक यूनिट में लाएंगे तभी फॉर्मूला में डाल पाएंगे। तो यूनिट्स वगैरह ध्यान रखना है। तो सबको मैं एक यूनिट में भी पहले ला रहा हूँ। तो मैं लेंथ को ले लिखता हूँ। लेंथ कितना है 50 cm। 50 cm क्या लिख सकते हैं, 50 into 10 की पावर -2, ये हो गया मीटर। तो ये मेरा हो गया लेंथ। उसके बाद मेरा क्या है, हमको चाहिए एरिया, और एरिया क्या है, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो वायर क्या होता है मेरा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया उसका निकाल सकते हैं आप। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर mm में है, और mm को मीटर में कैसे करते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 mm इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर -3 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एरिया का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, पाई और आर कितना हो जाएगा हाफ, डायमीटर मेरा 1 है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल टू d/t होता है। तो ये हाफ स्क्वायर ये आएगा क्या, प्लस क्योंकि इसको एसआई में करना है तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, आप ऐसे मुझे लिखूंगा पाई इंटू हाफ इंटू ये mm में है, तो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया। तो एरिया आ गया, लेंथ लिख लिया हमने, एरिया को भी एसआई में कर लिया, और एरिया क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा। अब हम लोग इससे वैल्यू डालेंगे। तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो लिख लो यहाँ पे 1.6 इंटू क्या देगा 10 की पावर -8, ये तो एसआई में ही है, इंटू यहाँ पे लेंथ है मेरा 50 10 की पावर -2 डिवाइड बाय ये पूरा वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ये पाई इंटू हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, फिर 10 में -2 का हो जाएगा -6, ठीक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ रहा ओम मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का सिर्फ ओम बचेगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देखिए, बता रहा हूँ क्या आएगा। आप लिखेंगे 1.6 इंटू, और ये 10 की पावर -2 है माइनस, तो ऊपर आने से ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 हो गया, नीचे आ जाएगा पाई और इंटू 50 है इंटू देखो 10 पावर -6 नीचे है, ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, +6 होने से क्या है -8 + 6 -2, तो -4 बचेगा यहाँ, -10 पावर -4 बचेगा ऊपर। और आपको इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200 में 2, तो ये आ जाएगा आपका 3.2 बाई पाई इंटू, ये दोनों हो गया 200 से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 4 क्या है, ये 1.6 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -4 बाई पाई, ये आ रहा है। अब इसको और सॉल्व करें, क्या है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये 200 है, 2 0 यहाँ पे ले आएंगे तो -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -2 बाई पाई, और ये मेरा क्या है, ये ओम में आएगा। तो ये किसकी वैल्यू है,
ये आर की वैल्यू, ये आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आर की वैल्यू ये आएगी। तो आर मेरा आ गया है ये, आर जो भी आएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻² और नीचे पाई और ये ओम है, ये मेरा आर है। लेकिन क्वेश्चन में आर पूछा है क्या? नहीं, क्वेश्चन में आर नहीं पूछा है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन में आर पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है 5R। यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको देखना है जब आंसर रिपोर्ट करना है। या 5R पूछा है तो 5R का वैल्यू क्या होगा? तो 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मेरा आंसर निकलेगा वो क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये 5 × 3.2 10⁻⁻² बाय पाई, ये आंसर होगा आपका। तो यही आपको निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूज करना है। अभी मैं एक और सवाल ले रहा हूँ और इस सवाल के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करते समय क्या क्या किन किन चीज़ों का बैक ऑफ माइंड ध्यान रखना है। जो मैंने जो थ्योरी आपको दी है अभी की न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, बट आपको इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। ये सवाल देखने में आपको थोड़ा अलग सा लग सकता है। तो ये सवाल क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है, लिखा फाइंड, पूछा क्या देखिए पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, ये फिगर भी दिया हुआ आपको, ठीक है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट इन आरबी। तो आरबी क्या है मेरा? ये आरबी, इसमें करंट कितना जा रहा है इस रेजिस्टेंस में, ये पूछा। और रेशियो पूछा किसका? करंट इन आरबी टू करंट इन आरसी, मतलब आरबी में करंट कितना जा रहा है उसका रेशियो इससे पूछा। आरसी में करंट कितना जा रहा है, ये दोनों में करंट जो भी जा रहा है उसका रेशियो लेना है। मान ली इसमें I1 जा रहा है और इसमें I2 जा रहा है, तो I1 व I2 का रेशियो पूछा है। करंट इन आरबी टू करंट इन आरसी इफ आरबी की वैल्यू दी हुई, जो आरबी मेरा कितना है, आरबी मेरा 4 ओम है और आरसी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इतना ही दिया हुआ है। अब जो बच्चा को मतलब क्या बोलते हैं पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि सवाल में पूछा क्या गया, सवाल में पूछा गया आपको क्लियर है, तो सवाल में जो पूछा है उसके अनुसार से इन्फॉर्मेशन क्या पूरा दिया हुआ है। आप ये थोड़ा सोचिए कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको जो चाहिए था पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आंसर निकालने के लिए। आप बोलेंगे सर बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, वी का वैल्यू तो दिया ही नहीं, प्लस आर ए का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो क्या ये सवाल सॉल्व नहीं होगा? सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने जो पूछा वो हम निकाल सकते हैं, उसने जो पूछा वो हम निकाल सकते हैं बिना आर ए और वोल्टेज के। कैसे निकाल सकते देखिए। तो करना क्या आपको, इस चीज़ पे ध्यान देना है, पूछा सिर्फ यहाँ पे, सवाल इसी जगह पर है, तो यही चीज़ पे हमको फोकस करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे करंट मेरा आई जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करंट जो यहाँ से एक आई जा रहा है और इसमें मान लेते करंट I1 जा रहा है और इसमें करंट मेरा I2 जा रहा है। तो मुझसे पूछा क्या देखिए, हमको निकालना क्या है, वैल्यू करंट इन आरबी, आरबी में I1 है बाय I2, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट जो आई है, आई क्या है, एक ही आई ये हुआ है, मतलब 2 में बढ़ गया है, और आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, जो करंट जा रहा है वही करंट डिवाइड हो जाता है। तो पहली इक्वेशन ये आ जाएगी कि I = I1 + I2, ये तो आपको पता होगा, ये बिल्कुल ये तो आप ऑलरेडी मतलब आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये बात दी हुई, इतना बात तो आपको पता है कि जो करंट जा रहा है वही I1 + I2, प्लस आपको पैरेलल में पता है कि ये दोनों के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज सेम है। तो यहाँ वोल्टेज कुछ भी मान लीजिए क्या है, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ V डैश, ठीक है, या V नहीं होगा, या V डैश कुछ और वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वोल्टेज हम V डैश ले लिए और V डैश दोनों में बराबर है, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ये बात बिल्कुल सत्य होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तो वही मैं अब लिखने वाला हूँ, तो मैं जो इसको बोल देता हूँ VB, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस है VC, तो VA = VC होगा, VB = VC, तो दोनों पैरेलल में, और VB = VC और वोल्टेज अक्रॉस VB क्या होगा, तो VB = आप ये लिख सकते हो सीधा सीधी I1
इंटू आर बी, ये लिख सकते हैं, प्लस जो मेरा वी सी है, वी सी क्या लिख सकते हैं, आई टू इंटू आर सी। बोले बच्चों, इतना तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरा वी ए वी बी बी सी है, ये दोनों जो बराबर है, इसको मैं वी डी एस बोल देता हूँ। ये दोनों किसके बराबर है, वी ए वी वी डी एस के बराबर है, ठीक है। अब मैं आई वन आई टू यहाँ से इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं आई वन आई टू को यहाँ पे डालने वाला हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आई वन की वैल्यू क्या आएगा, वी बी, और वी बी किसके बराबर है, वी डी एस। तो आई वन की वैल्यू आ जाएगी वी डी एस बाय आर बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग आई टू लिख सकते हैं, यहाँ पे आई टू इक्वल टू वी डी एस बाय आर सी, ये लिख सकते हैं। वी सी वी डी एस के बराबर है, तो आई टू वी डी एस बाय आर सी, ये हो गया। अब आई वन आई टू को यहाँ पे डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, आई वन आई टू को यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या रेशियो आ रहा है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब आई वन आई टू यहाँ पर डाल दो तो क्या होगा, आई इक्वल टू आई वन की वैल्यू डाल देंगे वी डी एस बाय, यहाँ जगह आर बी प्लस जगह वी डी एस बाय आर सी। देखिए आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई क्या लिखेंगे, वी डी एस बार वन बाय आर बी प्लस वन बाय आर सी, आ गया। अब ये वी डी एस, अब ये कॉमन ले लें, यहाँ हो गया आर बी, एलसीएम ले लेंगे, आर बी आर सी ऊपर में आ जाएगा आर बी प्लस आर सी। ये बात समझ में आ गई, ये आई आ गया। अब मैं वी डी एस लिख सकता हूँ, वी डी एस के लिए क्या, इसको ऊपर ले आओ तो हो जाएगा आई इंटू आर बी इंटू आर सी बाय आर बी प्लस आर सी, ये हो गया मेरे वी डी एस की वैल्यू, ये हो गई। अब इस वी डी एस को, वी डी एस हम निकाले हैं, इस वी डी एस को अभी फिर यहाँ डालेंगे आई वन के लिए, क्योंकि हमको आई वन बाय आई टू निकालना है। तो आई वन की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब देख, आई वन की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए आई वन यहाँ से क्या आएगा, आई वन यहाँ पे वी बी है, तो ये वी बी किसके बराबर है, वी डी एस, ये वी डी एस के बराबर है। तो मेरा जो आई वन है वी डी एस बाय आर बी, तो वही यहाँ से वी डी एस की वैल्यू लिखने वाले हैं। आई वन लिखेंगे वी डी एस बाय आर बी, अब वी डी एस की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम, ये मेरा आई, ये हो गया आर बी आर सी बाय आर बी प्लस आर सी, ये मेरा वी डी एस की वैल्यू, ठीक है, ये वी डी एस, और नीचे में आएगा आर बी, ये एक्स्ट्रा ऐसे लिख देंगे, और आर बी का आर बी से हैप्पी बर्थडे। तो मेरा आई वन का वैल्यू क्या आएगा, आई वन आ जाएगा मेरा आई इंटू आर सी, और नीचे में पूरा आएगा ये आर बी प्लस आर सी, ये मेरा आई वन का वैल्यू आएगा, ठीक है, ये मेरा आई वन ऐसा आ जाएगा। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है। जो मेरा आई वन आ गया, वैसे हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर आई टू निकालेंगे। तो मेरा आई टू क्या होगा, वी डी एस बाय आर सी, वी डी एस की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे हम लोग, ये मेरा आई आर बी आर सी बाय आर बी प्लस आर सी, ये आ गया, और आर सी नीचे आ जाएगा, तो आर सी का आर सी हैप्पी बर्थडे आ गया। मेरा आई आर बी प्लस आर सी, तो मेरा आई टू भी आ गया, मेरा आई वन भी आ गया। अब मैं रेशियो लूँगा, अब मैं क्या लूँगा रेशियो, तो आई वन बाय आई टू क्या होगा, आई वन यहाँ पे देखिए क्या है, आई इंटू आर सी बाय आर बी प्लस आर सी, ये आ गया, और नीचे में आ जाएगा आई टू वैल्यू यहाँ से आई इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर बी प्लस आर सी। तो आर बी प्लस आर सी क्या है, कॉमन है, तो ये कट जाएगा आर बी आर सी दोनों, और आई ऐसे आई भी कट जाएगा दोनों का, हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली क्या आ गया, आर सी बाय आर बी। तो आई वन बाय आई टू का वैल्यू मेरा आर सी बाय आर बी आ गया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आर बी और आर सी वैल्यू तो मालूम मुझे, यही मुझे चाहिए था, क्योंकि आई वन बाय आई टू निकालने के लिए सिर्फ मुझे आर सी और आर बी चाहिए,
और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका आंसर निकल सकता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो आरसी का वैल्यू कितना है 3 ओम और आरबी का वैल्यू कितना है 4 ओम। तो आ गया मेरा आंसर I1/I2। ये तो मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाया आपको, ठीक है। इस सवाल को करने और एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप सब जानते होंगे, जो करंट डिवाइडर पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल चलता है। पैरेलल सर्किट में क्या है, करंट डिवाइडर। अगर यदि यहाँ से आई जा रहा है और इसका वैल्यू यदि आर है और इसका आर बी है और यहाँ पर करंट I1 और I2 जा रहा है, तो I1 में करंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, यदि I1 में करंट लिखना है तो रेजिस्टेंस इसका लेना है RB बाय टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB, आई इंटू आई लिख देते हैं। तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। I1 जब लिखेंगे तो RB ऊपर लिखेंगे और RA बाय RB इंटू आई, ये लिख सकते हैं। उसी तरह जब I2 लिखेंगे हम लोग तो I2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो I2 जब लिखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ RA बाय RA प्लस RB आई इंटू टोटल करंट। तो सिंपली I1 I2 निकाल लो, फिर रेशियो ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये आपको समझ में आया हो कि सवाल में हो सकता है कभी कभी आपको जो दिया है उससे आंसर आ सकता है। आपको ऐसा नहीं समझना सवाल में इन्फॉर्मेशन कम है या क्या है, आप पूरा सर्किट सॉल्व करते हैं तो आप आंसर नहीं ला पाते। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको वैल्यू RA का मालूम ही नहीं था जो क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको निकलता है। और ये सब चीज़ क्या है कि मैथ में भी थोड़ा लगता है, मैथमेटिक्स में भी आप मतलब बहुत सारी जगह कि क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किन बातों का आपको अपने बैक ऑफ माइंड में ध्यान रखना है, और आपने देखा होगा कि और आपने सीखा होगा कुछ कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें और बाकी लोगों को शेयर करें कि इस चैनल में हम क्या कर रहे हैं। मोस्टली हम फिजिक्स और क्लास 10 के अभी वीडियोस डाल रहे हैं और आने वाले दिन में हम और भी बहुत तरह के वीडियो डालने वाले हैं इस चैनल पे। तो इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि लोग कुछ हमसे सीखें जो भी हम जानते हैं। और ऐसे बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।